प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत जो भूगोल का चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें हम इसके पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे है संसाधनों का संरक्षण, क्योंकि संसाधन कई प्रकार के होते हैं और कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो एक समय ऐसा आता है कि वो यानी नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आगे के भविष्य को देखते हुए हमको संसाधनों का संरक्षण करना है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब भी कोई संसाधन बनाया जाता है उससे किसी न किसी प्रकार का कोई विकास होता है, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जो इसके बारे में जानते हैं कि आगे जो चिंतन करते हैं वो इसकी चिंता रखता है किस तरह से यानी इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यदि हम अपना पेट भरना चाहें तो हमारे लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन यदि हम चाहें कि पेटी भर लें, इसके लिए हमारे लिए यानी कुछ भी नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन संसाधनों का ह्रास करने के लिए लालची होते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, और ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण की प्रवृत्ति के लिए यही जिम्मेदार हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे। ये गांधी जी के कथन हैं। इस तरह से गांधी जी ने इसके बारे में यानी बताया। अब आगे दिया गया है भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृतियाँ और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर के अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के
कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है, क्योंकि चारागाह भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनाई गई थी के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि इसमें आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, यानी इनका भू उपयोग भी कम हो रहा है और भू संसाधन में भी कमी आई है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। निम्न भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। जब भूमि का निम्नीकरण होगा तो उसके संरक्षण का उपाय कैसे किया जा सकता है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और क्षेत्र लमड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन का उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदान वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनों का उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने जो खड़िया मृदा कहलाती है और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, यानी वनों को रोपना चाहिए, चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, ये कुछ हद तक तो उत्तरदायी है। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीले की कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है, जहाँ पर सूखा क्षेत्र होता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस तरह से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं
अब इसके आगे दिया गया है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या कहलाते हैं? मिट्टी तथा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया उच्चवच, जनक सेल तथा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ तथा मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, क्योंकि तापमान में बराबर परिवर्तन होता रहता है, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं और मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार भी हैं। अब इसका वर्गीकरण किया गया है। मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं? भारत में अनेक प्रकार के उच्चवच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी विकसित हुई हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी इसका विस्तार अधिक है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई हैं। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा में ही बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने में घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों, जिसे द्वार कहा जाता है या चो क्षेत्र कहा जाता है, और तराई में आमतौर पर ये पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है कि कितनी आयु की मृदा हो गई, ये मिट्टी हो गई है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़, जिसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। नया जलोढ़, जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। इस तरह से यही दोनों में अंतर होता है कि क्वेश्चन आता है कि बांगर मृदा और खादर मृदा में क्या अंतर है। तो इसमें यही अंतर होता है, जो बांगर मृदा होती है उसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनमें यानी ये पदार्थ पाए जाते हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आगे यानी काली मृदा और जो भी मृदाएं हैं उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।